निश्चित रूप से भारत में सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण, इसकी कोई एक मूर्ति बनाई जाए तो वो मूर्ति निश्चित रूप से विवेकानंद के रूप में बनेगी। और आपने उनकी वंदना कर आज के इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया है। हम आपके प्रति आभारी हैं और विवेकानंद जी के चरणों में पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से हम प्रणाम निवेदित करते हैं। और क्योंकि समय हो गया है, इसलिए अब मैं आज के अपने इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता हूं। देश के जाने माने दार्शनिक, जिन्होंने दार्शनिक अवधारणाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। विशेष रूप से सीमांत नैतिकता की अवधारणा देकर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण को ही गति देने का प्रयास किया है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय के छात्र जीवन से लेकर आज भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन करते हुए लगातार सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़े रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा सर हमारे बीच आज मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कागज पर बने मैं आयोजन सचिव हूं, लेकिन आयोजन सचिव से भी पहले जो इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं उनका नाम है प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा। और मैं आपको यह भी बताऊं कि चूंकि हमारे कार्यक्रम के उद्घाटन कर्ता प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा है, इसलिए आप जो इनके बाद जितनी वक्ताओं की कड़ी आप देख रहे हैं वो सभी वक्ता हमसे इसलिए जुड़ते हैं कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन कर्ता प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा होते हैं। जैसे ही हम सिन्हा सर से समय ले लेते हैं या नहीं भी लेते हैं तो अपने मन से भी डाल देते हैं कि रमेश सर सिन्हा सर इसके उद्घाटन करता होंगे, फिर हमें किसी वक्ता को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। हम सिर्फ बताते हैं कि सिन्हा सर आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, फिर हमें सहज ही सभी वक्ताओं का समय मिल जाता है। तो वास्तव में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की भूमिका प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा सर ही निभा रहे हैं और यह उनका हमारे प्रति विशेष प्रेम है, विशेष आशीर्वाद है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके श्री चरणों में अपना श्रेष्ठतम प्रणाम निवेदित करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं वो आए और आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण दें। प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा सर। एक पवित्रता प्रदान करने का कार्य, क्योंकि किसी भी सेमिनार में ये एक आवश्यक शर्त है। सेमिनार एक यज्ञ है। सेमिनार को एक बदकुचन या डायलॉग या एक दूसरे से बदकही न मानकर उसे एक यज्ञ के रूप में मानना चाहिए। और सुधांशु ने वस्तुतः इसको यज्ञ के रूप में माना और सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है, सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने इस सेमिनार के प्रति एक पवित्रता का भाव रखा है। कोई भी काम करें, लिखने का, पढ़ने का, कुछ भी, अगर उसमें पवित्रता का भाव नहीं आता तो वो काम ज्यादा दिन तक नहीं चलता। लेकिन पवित्रता के भाव से तो सुधांशु जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा कि उनकी इस सेमिनार के प्रति एक यज्ञ है, आज अंतिम दिन है, एक पवित्रता के भाव से उन्होंने बिना किसी लाग लपेट का, बिना किसी हानि लाभ का, एक पवित्र भाव से उन्होंने इसे संपादित किया। इसके लिए साधुवाद है। अब मैं आता हूं विषय वस्तु पर। विषय वस्तु तो अत्यंत रोचक है और
सुधांशु जी के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे मालूम है कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र चेतना या राष्ट्र परिवर्तन, ये इसमें इनकी अभिरुचि रही है। और कई किताबें, छोटी मोटी कई किताबें भी इन्होंने लिखी है। राष्ट्र चेतना पर तो काफी अच्छी किताब लिखी है। तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या हो। What do understand by social change? समाज 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 कैसे बनता है, इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे विद्वत मित्र बैठे हैं जिन्होंने समाज क्या है, समाज का परिवर्तन कैसे होता है, ये बखूबी जानते हैं। लेकिन समाज में परिवर्तन परिवर्तन के वैश्विक स्तर पर दो सिद्धांत हैं। एक प्रचलित पूंजीवाद का सिद्धांत और दूसरा प्रचलित मार्क्सवाद का सिद्धांत। समाज में परिवर्तन तभी होता है जब हमारे जो जिस जिस प्रक्रिया में हम जीते हैं, यदि हम पूंजीवाद के अंतर्गत जीते हैं तो सामाजिक परिवर्तन उस पूंजीवाद के ढांचे में होगा। यदि हम मार्क्सवाद में जीते हैं तो हमारा परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा जो भी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, चेंज, वो उस प्रक्रिया के अंतर्गत। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोशल चेंज को अगर हम ले तो हमें सबसे पहले लेना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। सोशल चेंज can be defined in such a way that social change is the change in the basic structure of the society. ये कार्ल मार्क्स का कहना है, क्योंकि वो 20वीं शताब्दी में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनमें परिवर्तन समाज को परिवर्तित करता है। जिन लोगों ने भी कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा, उन लोगों ने ये समझा होगा कि किस तरह से एक भौतिक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन के साथ उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया। यद्यपि कि वो समाज की संरचना को दो भाग में विभक्त करते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में धर्म, संस्कृति आदि को रखते हैं। लेकिन मैं उस पिरामिड को, जैसे होता है कि कोई नालायक बच्चा होता है तो मंदिर में जो खड़ा रहता है उसको भी उलट देता है, जाने अनजाने, कोई जानबूझकर नहीं है, लेकिन वो देखता है कि पानी भरा हुआ है और इस पर पुष्प, इस पर बहुत सारे प्रसाद आने वाले हैं, तो घड़े के मुंह को उलट देता है। तो मैं भी ठीक उसी तरह से कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को बिल्कुल उलट देना चाहूंगा, लेकिन कुछ वर्जनाओं के साथ, कुछ सीमाओं के साथ। सुपर स्ट्रक्चर जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण है। पैराडाइम शिफ्ट की यहाँ बात आती है कि पैराडाइम हमारा परिवर्तन का सिर्फ आर्थिक नहीं है। कुन जैसे एक दार्शनिक हुए जिन्होंने पैराडाइम शिफ्ट की बात की, और यहाँ हम अर्थ से पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं संस्कृति की ओर, क्योंकि जीवन में मात्र हम अर्थशास्त्र को लेकर जीवन नहीं सकते, समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए पैराडाइम शिफ्ट
की बात हम करते हैं कि किस तरह से समाज आज का समाज आज का समाज एक पक्षीय समाज नहीं है, सिर्फ आर्थिक समाज नहीं है। मनुष्य को भी लेंगे तो मनुष्य भी मन, शरीर, मन और स्पिरिट, इन तीनों का संघात है। मैन इज एन इंटीग्रल बीइंग, मैन इज नॉट ए फ्रैक्शनल बीइंग, मैन इज एन इंटीग्रल बीइंग। और इंटीग्रल बीइंग की जो विकास की अवधारणा होगी वो कुछ अलग होगी। इसलिए सुपर स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। माइंड और बॉडी के साथ साथ स्पिरिट और स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सचमुच में समाज में अगर हम देखते हैं तो समाज में जो मूल्य बन रहे हैं, जो मूल्य बिगड़ रहे हैं, वो मुख्यतः भारतवर्ष में तो संस्कृति प्रधान है। कोई भी मूल्य, अब अगर देखते हैं कि लेट अस सी द फिलोसफी इटसेल्फ, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी में क्लासिकल इंडियन फिलोसफी एंड कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी। तो क्लासिकल इंडियन फिलोसफी में कोई भी परिवर्तन होता है, इंडियन फिलोसफी में कोई परिवर्तन करते हैं तो बिना क्लासिकल फिलोसफी के आधार के अवलंबन के हम नहीं करते। उठन खंडन, खंड खंड अध्ययन, ये हमारे देश, हमारी संस्कृति नहीं रही है। यद्यपि कि विवेक विवेक को भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं समाज में, क्योंकि बिना विवेक का, बिना रीजनिंग का, बिना रैशनैलिटी का तो कोई दार्शनिक क्रिया नहीं होती। लेकिन ये रीजन हमको खंड खंड में ज्ञान देता है। तो क्लासिकल फिलोसफी को अगर हम लें तो क्लासिकल फिलोसफी में भी परिवर्तन हुए। बहुत सारे अनर्गल चीजें भारतवर्ष की जो हमारे प्राचीन दर्शन में है, हम उनको त्याग देते हैं, क्योंकि यह मेरी मान्यता है कि प्राचीन होने से ही वह प्रासंगिक होगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे पास है, इसको दूर करने की जरूरत है। क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी में बहुत कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारतवर्ष में परिवर्तन की जरूरत नहीं है। समाज परिवर्तन को हम दार्शनिक परिवर्तन के साथ भी जोड़ते हैं, क्योंकि समाज जो है सो पूरे दर्शन समाज का पथ प्रदर्शक है। अगर दर्शन में परिवर्तन नहीं होता तो समाज में परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम रहती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भले आप थोड़ा परिवर्तन कर लें, लेकिन लास्टिंग चेंज, इटर्नल चेंज बिना दर्शन के नहीं हो। तो दर्शन शास्त्र में परिवर्तन की जरूरत है। दर्शन शास्त्र कोई एक ठोस पदार्थ नहीं है, बल्कि दर्शन शास्त्र एक गुलाब के फूल की तरह है, जितना भी काटेंगे आप उतना ही फल देगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम क्लासिकल फिलॉसफी के को परिवर्तित करते हैं, नए समाज के अनुकूल उसे बनाते हैं। अब नए समाज में कुछ मूल्य नए उभर गिर आए हैं। उदाहरण के लिए डिसरप्शन, विखंडन। समाज में अब उस तरह का मेल मिलाप, उस तरह का सोशल हार्मोनी नहीं है। एक डिसरप्शन है, एक तरह से टूटन है। तो इस टूटन को हम विकास तो नहीं कर सकते हैं। तो समाज को व्यवस्थित रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक है
कि हम अपने परंपरा से कुछ मूल्यों को लें, कुछ मूल्यों को जो परंपरा से लेने लायक नहीं है उसे छोड़ दें, उनको तराशें और भविष्य का निर्माण करें। तो ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास आइसोलेशन में नहीं होता। यद्यपि कि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, कोरोना काल में हम देखते हैं कि एक तरह से मनुष्य डिप्रेशन में है, तो दूसरी तरफ से इकोनॉमिक डिप्रेशन भी है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम डिप्रेशन में हैं, और इंडिविजुअल भी हम डिप्रेशन में हैं। अब यहाँ जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि इस कोरोना काल में दी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू नॉर्मल हमने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से न्यू नॉर्मल हमारे जीवन का एक जैसे होता है कि एक आकार देता है, हमारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। क्योंकि अभी की जो जिंदगी है वो पुरानी जिंदगी की तरह नॉर्मल नहीं है। घरों में ताला बंद है, लोग एक दूसरे से मिलने में कतराते हैं। आज 4 महीने के बाद कल हम एक फंक्शन में गए, लेकिन उस फंक्शन में जाने पर ऑर्गेनाइजर्स को कोसते रहे कि क्यों 40 आदमी को बनाया, बताया, बुला लिया है, और दूर दूर बैठने की क्या जरूरत थी, ऐसे फंक्शन की क्या जरूरत थी। तो सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है। लोग दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो एक खुशी नहीं होती, लगता कि कहां से भला आ गया। सोशल डिस्टेंसिंग इज वन थिंग बट द सोशल स्टिग्मा इज अनदर थिंग। तो ये समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं कि आज आज कोरोना काल में समाज में परिवर्तन हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, लेकिन सोशल स्टिग्मा उसके साथ लगा हुआ है। बहू अगर पत्नी अगर पति से मिलने के लिए आती है अपने मैके से, तो दरवाजा नहीं खोलते हैं लोग। और इसका उदाहरण मुझे कंक्रीट एग्जाम्पल है। चंडीगढ़ से एक लड़की आई और अपने पति के यहाँ बड़े उत्साह से आई। दरवाजा रात को पहुंचती है दरवाजा खोलने के लिए, तो दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि पति को डर है कि कहीं पत्नी इतनी दूरी से आई है तो कोरोना वायरस लेकर ना आई हो। सुबह तो हो जाने दीजिए, टेस्ट करा लेते हैं, तब उसको अंदर आने देंगे। तो व्हाट इज दिस? ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। पिता अपनी पुत्री के पास जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, वो दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि वैसे भी पुत्री अपने सास ससुर के साथ रहती है, तो उस पर प्रेशर है कि अगर खोल देंगे तो हो सकता है कोरोना, दूर से आए हैं, कोरोना पीड़ित होंगे और सब हम लोग परेशान हो जाएंगे, तो कृपया इन्हें कल क्वारंटाइन में डाल लें या टेस्ट करा लें, तब इनको अपने पास। ये सर इस तरह का सोशल स्टिग्मा, ये कौन सा परिवर्तन है? ये सामाजिक परिवर्तन की बात हम करते हैं तो ये सामाजिक परिवर्तन तो मूल्यों में परिवर्तन होता है, मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन की कोई बात नहीं होती। तो ये हमारे समाज और निश्चित ही राष्ट्र कोई अमूर्त चीज नहीं है। राष्ट्र मात्र जोग्राफिकल पीस नहीं है। राष्ट्र को हम ये मान लें कि उसकी बाउंड्री है और उसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके कुछ नियम हैं, तो वो राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र बनता है मनुष्यों से। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपने देखा होगा कि राजनीति और राष्ट्र नीति दोनों में अंतर है। राजनीति राजकाज चलाने के लिए होती है और राष्ट्र तो सर्वमान्य के लिए है, सभी के लिए है। इसलिए
अगर हम राष्ट्र की उन्नति की बात करते हैं तो हमें अपने मूल्यों में परिवर्तन करना होगा, अपने जीवन में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि कोई राष्ट्र अमूर्त चीज नहीं है। राष्ट्र व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित है और मनुष्य अगर मूल्यों के साथ, मेरा हमेशा कहना है कि अगर जीवन में आपने एक मूल्य को आत्मसात कर लिया तो सारा जीवन आपका सुखी है। सिर्फ एक मूल्य। उदाहरण के लिए यदि आपने आपने पंक्चुअलिटी पंक्चुअलिटी जैसे छोटे मूल्य को अगर जीवन में अख्तियार कर लिया तो बहुत सारे मूल्य अपने आप आ जाते। समय से अगर आप क्लास जाते हैं तो आप क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं वो अलग बात। जाते हैं तो कुछ तो पढ़ाते हैं, लेकिन समय से जाए, आप कितना भी बढ़िया पढ़ाते हैं और समय से नहीं आते हैं, 2 दिन के बाद आते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए आप आदर के पात्र नहीं है। वो भी क्लास उसी तरह से आएंगे, किसी 2 रोज आते हैं, किसी रोज नहीं आते। तो ये कौन सा समाज का परिवर्तन है? और समाज के परिवर्तन के संदर्भ में एक घटना बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शंकराचार्य की याद मुझे आती है और शंकराचार्य की किताब एक बहुत अच्छी है, मनीषा पंचकम। और मनीषा पंचकम में शंकराचार्य ने कहा कि ये समाज में जो भेदभाव है, छुआछूत है, परिवर्तन अगर लाना है तो वेदांत के दर्शन को आप आधार माने, जहाँ की तो मनीषा पंचकम में शंकराचार्य कहते हैं कि कोयम विभेद भ्रम। ये विभेद कैसे आता है मनुष्यों के बीच में? सभी जगह आत्मा एक है, सबकी आत्मा एक है, तो सामाजिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक सामाजिक श्रेणीबद्धता कि अमुक आदमी उच्च श्रेणी का है, अमुक आदमी निम्न श्रेणी का है, ये भेदभाव समाप्त होना चाहिए। और शंकराचार्य की मंशा है। मैं पूरी कहानी और पूरी व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अद्वैत वेदांत अपने भारतवर्ष का एक डोमिनेंट फिलॉसफी है जो चाहता है कि समाज में समरसता रहे, समाज में एकरूपता रहे, और राष्ट्र तभी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर समाज भी खंडित रहेगा तो राष्ट्र भी खंडित रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्र उन्नत हो और समाज गर्हित हो। समाज के व्यक्ति, समाज बैकबोन है। राष्ट्रहित समाज हित के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।